हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में। ये कंटेंट्स है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूँगी। इंट्रोडक्शन, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। उसके बाद रूटेड अनरूटेड क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र क्या होता है, मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक क्या होते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 2011 से लेकर 2018 तक CSIR में जो भी आए हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के जो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी। लेकिन फिर भी इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है डेफिनेशन को लेके, फाइलोजेनेटिक ट्री होता क्या है, ठीक है। फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है? फाइलोजेनेटिक ट्री और इवोल्यूशनरी ट्री भी इसको बोलते हैं। इज़ अ ब्रांचिंग डायग्राम। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ऐसे करके ब्रांच देखते हैं, ठीक है। शोइंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यहाँ मान लीजिए कोई स्पीसीज़ 1 है, ये स्पीसीज़ कोई 2 है, तो हम लोगों ने देखा ना कि इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है। बायोलॉजिकल स्पीसीज़ के बीच में इनका ये क्या हो गया, कॉमन एंसेस्टर है। ये दोनों आपस में तो अलग अलग हैं, लेकिन ये जो कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे होगा, इससे ये इवॉल्व हुए हैं समय के साथ में। यही फाइलोजेनेटिक ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं। उनकी सिमिलरिटीज़ क्या है, फिज़िकल और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसे लेकर, ठीक है। वैसे तो आप ऐसे याद कर लीजिए जो आपके बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। जैसे फाइलोजेनेटिक ट्री में जेनेटिक एक जो है ये भी आ रहा है। जेनेटिक किससे बना हुआ है, कहीं ना कहीं जीन से ये वर्ड जेनेटिक बना हुआ है। मीन्स यहाँ पे जो ट्री का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग किस उसका बेसिस क्या होगा, उन जीन होता है, जीन के बेसिस पे, ठीक है। DNA के बेसिस पे जो स्पीसीज़ में DNA पाए जाते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे हम लोग उनकी सिमिलरिटीज़ को और डिफरेंसेस को देखकर ट्री बनाते हैं। तो जब भी फाइलोजेनेटिक ट्री आ जाए, यानी वहाँ जीन है, जीन कहाँ रहेंगे, DNA पे, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, इससे छोटे मोटे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे 2 मार्क्स के। अब आते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री, हाउ डू बायोलॉजिस्ट डिस्टिंग्विश एंड कैटेगराइज द मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। किस तरीके से बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं, बहुत सारे अर्थ पे क्या है, स्पीसीज़ हैं, प्लांट्स हैं, लेकिन किस तरीके से उनमें फ़र्क हम लोग समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई लैंड है, यहाँ पे छोटे बड़े हर्ब, श्रब्स और भी बहुत तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, वायरस, एल्गी, बैक्टीरिया, सब कुछ यहाँ पर हैं। तो इनमें अलग अलग तरह के हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि कौन कैसे एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये हम लोग इसी ट्री को बना के जानते हैं, इनकी स्टडी करते हैं जीन लेवल पर। उसके बाद हम लोग इस तरह का ट्री बनाते हैं, जिससे पता रहता है कि किसी भी स्पीसीज़ का जो एंसेस्टर है कॉमन, वो कौन है, वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको यहीं पर चाहती हूँ कि आपको ये भी बता दूँ कि इसका यूज़ कहाँ होता है। यूँ तो लगता है कि फाइलोजेनेटिक ट्री क्या बोरिंग सा टॉपिक है, ये बोरिंग टॉपिक नहीं है, ये इंटरेस्टिंग होता है। इस पे भी बहुत सारा आप रिसर्च कर सकते हैं आगे चल के। जैसे मान लीजिए कि आजकल आपको जैसे कि पता है, मैं अपने हर वीडियो में डिजीज़ को लेकर बोलती हूँ। बहुत सारी डिजीज़ हैं, उनके लिए एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो हम लोग ढूंढते हैं प्लांट से। तो आपको कैसे पता चलेगा, कहीं अगर आप जाते हैं, कहीं कोई पहाड़ है, हिमालय पे गए, और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो है प्लांट आपके लिए फ़ायदेमंद है, कैसे पता चलेगा। तो उनको आप देखेंगे, मॉर्फोलॉजी को कुछ अलग रहा होगा उससे पहले जिसके बारे में आप जानते हो, कुछ नया आपको मिलेगा जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। तो आप उसको क्या करेंगे, देखेंगे, कुछ कुछ मिलता है तो आप ये समझ पाएंगे, हो ना हो इससे पहले वाले में एंटीबायोटिक प्लांट में मिलता था तो इसमें भी मिल सकता है। तो आपका अप्रोच एक बनेगा कि आप इस तरह के प्लांट्स को समझ पाओगे, जल्दी से जल्दी उनका जो भी जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप जान पाएंगे, उनकी सीक्वेंसिंग कर पाएंगे, और अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए और नेचर के लिए जो भी अच्छा होगा उसको लेकर आप करेंगे, ठीक है।
तो ये है फाइलोजेनेटिक ट्री का इम्पोर्टेंस, मैंने शुरू में ही बता दिया है ताकि आप ये पढ़ते समय आपके दिमाग में रहे। उसके बाद अब क्या है, फाइलोजेनेटिक ट्री इज़ अ ग्राफ मेड ऑफ ब्रांचेस दैट कनेक्ट नोड्स। ये नोड्स हैं, देखिए यहाँ पे एक आपको फिगर दिख रहा होगा, फिगर ए है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, सी यहाँ है, ये डी है। यहाँ आपको नोड्स दिख रहे हैं जो ऐसे पॉइंट पे हैं, एक यहाँ पॉइंट पे ये, और ये जो ये आपको लाइन दिख रही है वो क्या है, ब्रांचेज हैं, ठीक है। यहाँ दो फिगर दिया हुआ है, एक फिगर ए है, एक फिगर बी है। इन दोनों में आपको कुछ फ़र्क दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो ब्रांच आई हुई हैं, उसके बाद यहाँ पे एक एरो है, यहाँ पे एक सिंगल ब्रांच आई है, उसके बाद ऐसे दो एरो निकले हुए हैं, ठीक है। तो यही क्या है, यहीं पर इसका डिफरेंस है। एक हो गया, ये हो गया, पहला जो है वो अपरूटेड है और दूसरा कौन सा है, रूटेड टाइप है, ठीक है। तो ये जो आप ए बी सी जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये ए स्पीसीज़ है मान लीजिए, बी स्पीसीज़ है, सी स्पीसीज़ है, ये डी स्पीसीज़ है। उसके बाद अ ट्री में भी अपरूटेड और रूटेड दो तरह की ट्री हो सकती हैं, रूटेड और अपरूटेड। जो अपरूटेड ट्री होती हैं वो क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को। ये तो रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं बी और डी, ए और सी के कुछ करेक्टर को लेके जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी डज नॉट प्रोवाइड एन इवोल्यूशनरी पाथ। लेकिन फिर भी आपको ये नहीं पता है कि आखिर बी और ए जब अलग हुए हैं तो किस तरीके से इनमें भी फ़र्क आया, ठीक है। एक इवोल्यूशनरी पाथ आपको तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए क्या कह रहा है, फिगर ए क्या शो कर रहा है कि ए इज़ क्लोजली रिलेटेड टू सी। ए क्या है, सी के काफ़ी नज़दीक में है। इधर ये दोनों जो एक नोड से आए हुए हैं, ये दोनों क्या होंगे, कॉमन होंगे, ठीक है। देन इट्स टू आइदर बी और डी, इन दोनों, क्योंकि ये अलग यहाँ नोड है, यहाँ अलग नोड है, तो इस नोड पे ये दोनों है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों अलग होंगे, ये दोनों अलग होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, देखिए ये एरो इधर भी गया इधर, यानी कि अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ए भी बना है, सी बना है, बी बना है, डी बना है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। बस ये समझ में आ रहा है कि यहाँ कोई पॉइंट है बी और सी, मतलब आपको इवोल्यूशनरी पाथ तो कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ एक रिलेशनशिप समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ ए का, बी का, सी का, डी का रिलेशनशिप है। लेकिन ये इवोल्यूशन समझ में आ रहा है कि पहले इसका कॉमन एंसेस्टर कौन है, फिर कैसे कैसे बना। तो ये इस तरह का जो रहेगा वो रहेगा अपरूटेड ट्री। और रूटेड ट्री में क्या रहता है, द रूटेड ट्री फिगर बी गिव्स अ नोड दैट सर्व एज द कॉमन एंसेस्टर, शोज द डेवलपमेंट ऑफ 4 स्पीसीज फ्रॉम दिस रूट। अब यहाँ पे एक ही कॉमन एंसेस्टर है, उससे अब तो समझ में आ रहा है कि ये जो है ई यहाँ पर आया है कॉमन एंसेस्टर से, फिर यहाँ पे सी आया हुआ है, यहाँ एक नोड है, फिर ये आगे, ये दोनों कहीं ना कहीं अब एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है बी और डी एक दूसरे के साथ में क्लोज हैं, और सी और नहीं, ए और सी एक साथ में है। तो इतना समझ में आ गया। अब आपको मेन यही समझने की ज़रूरत है कि अब रूटेड में कोई इवोल्यूशनरी पाथ नहीं होता है और रूटेड में होता है। अब ये क्वेश्चन आया था 2014 में, दिसंबर में आया था, विच स्पीसीज कॉन्सेप्ट यूटिलाइजेज मॉर्फोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक टू डिस्टिंग्विश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको वर्ड दिख गया मॉलिक्यूलर कैरेक्टर और मार्फोलॉजिकल। अभी मैंने एक डेफिनेशन बताई थी, वहाँ पे था ना कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को देखकर, और मॉलिक्यूलर मैंने अभी बताया था जीन लेवल पे, इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि इवोल्यूशनरी होगा कि बायोलॉजिकल होगा, इकोलॉजिकल होगा। आप बस इतना जान लो, जहाँ फाइलोजेनेटिक है वहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर वर्ड पक्का ही पक्का दिखेगा, ठीक है, वही सही रहेगा। और मॉर्फोलॉजी की बात करता है, बाकी इनमें से कोई भी 3 जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पे स्पीसीज़ के कैरेक्टर्स को नहीं बताते हैं, ठीक है। फाइलोजेनेटिक स्पेशली है, तो राइट आंसर क्या होगा, फाइलोजेनेटिक होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, एक यहाँ पर है
वही चीज़ है, थोड़ा सा और अच्छे से डायग्राम में देखिए। यहाँ पे एक एंसेस्टर आपको मिल रहा है 1, फिर 1 से क्या हुआ, ये 2 है, 2 से आपका फिर 3 हुआ है, ठीक है, और फिर 3 से फिर 4 हुआ है, फिर इस तरह करके इस तरह से बनता गया है। लेकिन आपको क्या समझना है कि ये जैसे ए से लेकर जी तक जितने भी हैं, ठीक है, इनका कॉमन एंसेस्टर कहाँ पर है, 1 पे है। दिख रहा है? अगर आप ये देखें, ए यहाँ से आ रहा है, बी यहाँ से आ रहा है, सी ऐसे आ रहा, डी ऐसे, ई ऐसे, एफ ऐसे, तो सबका कॉमन एंसेस्टर कहाँ पे है, 1 पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है, जो 4 में है बी और सी, ये आपस में क्या है, सिस्टर टैक्सा हैं, ठीक है। और ए यहाँ पर ऐसे है, क्योंकि ए में एक सिंगल है, यहाँ पर 4 से 2 हैं। इसी तरह जो है आपको इस फिगर को समझाया गया है, मेन यही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं, क्वेश्चन एक आया हुआ है जून 2013 में। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में ये बता रहा है कि एक फाइलोजेनेटिक ट्री है, उसका बेस लेंथ बता रहा है कि वो किसके प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ चेंजेस अलोंग द लिनिएज। द फॉलोइंग इंटरफेरेंसेस वेयर मेड फ्रॉम दिस ट्री। कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, पहले तो आप ये देख लो कि पहले इसको समझो, इस तरह पहले आप इस ट्री को समझो। ट्री को समझते हैं तो सबसे पहले बैक्टीरिया आ रहा है, उसके बाद एक नोड यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, जिससे कि कैरिया और आर्किया बना हुआ है। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि यहाँ पे एक नोड है जिससे कि यूकैरिया और आर्किया बना हुआ है, और ये बैक्टीरिया क्या है, पहले है, और उसके बाद ये दोनों हैं, ठीक है। अब सबसे पहला क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरिया देन टू आर्किया। ये कह रहा है कि क्या बैक्टीरिया यूकैरिया से और आर्किया से नज़दीक हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि नोड से जो 2 निकले होते हैं वो आपस में क्लोज होते हैं, ना कि दूसरे नोड से जो निकले होते हैं उससे। तो यानी पहला स्टेटमेंट इसका क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है कि बैक्टीरिया एंड आर्किया आर मोर सिमिलर टू ईच अदर देन आइदर टू यूकैरिया। जो बैक्टीरिया हैं और आर्किया वो क्या हैं, कुछ आपस में ज़्यादा सिमिलर हैं यूकैरिया से। तो इसका क्या होगा कि कहीं ना कहीं से अगर इनकी लेंथ की बात, अगर ब्रांच लेंथ की बात देखें तो थोड़ा ये एक बराबर से आपको दिख रहे हैं, लेकिन यूकैरिया यहाँ पे ब्रांच लेंथ आपको ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और क्या है, आर्किया यूकैरिया डाइवर्स्ड from each other after their common ancestor diverged from bacteria। क्या कह रहे हैं कि आर्किया और यूकैरिया डाइवर्स्ड हुआ है किसके बाद में, एक कॉमन एंसेस्टर के बाद में। यहाँ जो नोड नहीं था, ठीक है, जो कि ये कहाँ से निकला था, बैक्टीरिया से। यानी कि क्यू भी सही है और आर भी सही है, इस हिसाब से क्यू एंड आर सही है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बैक्टीरिया, यूकैरिया और आर्किया के बेसिक आपस में जो डिफरेंसेस हैं, किस तरह से इनका इवोल्यूशन हो रहा है, क्या क्या करैक्टर मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये आपको ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्वेश्चन एक और बताएंगे जो कि आपको ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने को, लेकिन यहाँ पे इसी को देखकर डायग्राम को था, इसलिए ये चीज़ है, ठीक है, बता दिया मैंने। अब है अगला क्वेश्चन जून 2014 का है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आपको देखना है, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल क्या है, यहाँ पर दिखा रहा है एंसेस्टर है एक आपको दिखा, और उससे फिर 1 बना, 2 बना, 3 बना है, और एक एनिमस दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि 3 चीज़ है, बैक्टीरिया है, और क्या है, आर्किया है, यूकैरिया और फंजाई है। ये चारों को आपको बताना है सही सही, कौन सा नंबर क्या बता रहा है। तो ये हमेशा आपको पता होना चाहिए कि ये आपको रटा होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, 3 आपको बैक्टीरिया मिलेगा, और क्या मिलेगा, आर्किया मिलेगा, यू। तो मैंने क्या बताया, फाइलोजेनेटिक हमेशा जीन लेवल पे बताता है कि क्या डिफरेंस है। तो अगर आप डीएनए को देखेंगे तो आर्किया और यूकैरियोट का डीएनए क्या होता है, ज़्यादातर मैच करता है, ठीक है। जैसे कि उनके अगर आरएनए पॉलीमरेज को अगर आप ले लेते हैं, डीएनए के सीक्वेंस को ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इंट्रॉन्स को लेकर अगर हम बात करते हैं, डीएनए हिस्टोन को लेकर बात करते हैं, तो ए और ई यानी आर्किया और यूकैरियोट्स आपस में ज़्यादा मैच करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी करेक्टरिस्टिक हैं जहाँ पे कि बैक्टीरिया और आर्किया भी एक तरह के करेक्टर को दिखाते हैं।
ठीक है, जैसे कि उनकी सेल वॉल्व पेप्टाइडोग्लाइकॉन नहीं है, उनका एनवलप नहीं है, न्यूक्लियर एनवलप ऑर्गेनेल नहीं है। इस तरह के कैरेक्टर्स को लेकर बैक्टीरिया और आर्किया में भी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम क्यों आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को क्यों साथ लेके चल रहे हैं? क्योंकि डीएनए का उन दोनों में सिमिलरिटी है, आर्कियो में और यूकैरियोट्स में, लेकिन बैक्टीरिया में नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये अब जो है, ये मैंने इसका थीम बता दिया कि मेन क्या था। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ पर। अभी अभी मैंने पढ़ाया था, अभी वहाँ पे एक और दिखाया आपको उस क्वेश्चन में भी, जो बैक्टीरिया था वो क्या था, अलग था कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया क्या होगा, अलग है ना। तो यहाँ पे बैक्टीरिया क्या है, अलग है। और उसके बाद ये आप मान लीजिए बैक्टीरिया होगा। अब क्या है दूसरा, आर्किया, उसके फिर अभी हमने देखा था आर्किया और यूकैरिया, ये दो एक नोट से निकले हुए, ये रटा होना चाहिए आपको। हमेशा इसी तरह से पूछेगा, ये रटने वाली वैसे चीज़ है जो पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कभी वो गलत रिलेशन दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 तो आपका अब यानी 2 भी कंफर्म हो गया कि आर्किया है, 3 भी कंफर्म हो गया कि यूकैरिया है। तो उसके बाद क्या है कि अब आपको यहाँ तो पूछ नहीं रहा है कि क्या है, आपको पूछ रहा है 4 क्या है। तो यूकैरिया जो है वहाँ पे क्या होंगे, ये 4 क्या है, प्लांट, अरे फंजाई होते हैं। ठीक है, फंजाई चूँकि ऑप्शन में दिया है तो ये क्या होंगे, फंजाई होंगे। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स और फंजाई में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ कहीं ना कहीं आपको नज़र आती है। ठीक है, तो ये और अगर ठीक है, तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह का देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है बैक्टीरिया, देखिए अलग एक एक बैक्टीरिया और यूकैरिया आर्किया, इनका कॉमन एंसेस्टर तो यहाँ पे है, लेकिन कहीं ना कहीं यूकैरिया और ये आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। यहीं पे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र भी आपको दिख रहा है। इसमें क्या ये बता रहा है, दिस ट्री शोज 2 मेजर एपिसोड ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। यहाँ पे डेट का तो कुछ पता नहीं चल रहा है, एक समय की बात की गई कि बहुत पहले, ठीक है, 4 से 3 बिलियंस ऑफ ईयर एगो के पहले की ये बात की गई है, जहाँ पे कि इस तरह से इवॉल्व हुआ है। एंड इट इज़ नोन दैट मैनी मोर सच इवेंट्स अकर्ड, और बिकॉज द ट्री इज़ हॉरिजेंटल द एरोज रिप्रेजेंटिंग हॉरिजेंटल ट्रांसफ़र आर वर्टिकल हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ था जो उसमें था, आपको ये देखना है। यहाँ भी वही चीज़ है, देखिए यहाँ एनिमल, जो अभी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, देखिए वहाँ पे एनिमल और फंजाई एक दूसरे के क्लोज हैं, लेकिन प्लांट्स को यहाँ पर अलग है कहीं ना कहीं से। ठीक है, हैं तो ये सारे यूकैरियोट्स ही, प्लांट भी है, फंजाई भी है, एनिमल भी है, लेकिन इनका एक कॉमन एंसेस्टर अलग है और इनका एक प्लांट का अलग है। ठीक है, इस वजह से वो था। तो इस तरह का फिर डायग्राम आ सकता है, आप इसको अच्छे से याद ही कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए फाइलोजेनेटिक ट्री में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, इस क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपका क्या करेगा कि जो फाइलम के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, जितने भी फाइलम्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको सब आपको स्टडी करना होगा, उनका बेसिक, चाहे वो एल्गी हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, जितने भी हो, उसी के हिसाब से देगा। तो फाइलोजेनेटिक ट्री टफ नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि किस में क्या क्या फ़र्क है। ठीक है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, बाकी इतना भी टफ नहीं है ये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है ए बी सी डी क्या होगा। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या होगा, और यहाँ पे दिखा दिया है कि रेप्टाइल्स हैं, और ये जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल से यहाँ पे दिखा रहा है कि एक क्रोकोडाइल है। तो पहले तो आप ये देखेंगे कि ये जो 4 दिए हुए हैं, सभी में दिए हुए हैं, तो इनमें कौन सा रेप्टाइल्स की कैटेगरी में नहीं है। तो कौन सा नहीं है, मैमल्स। तो मैमल क्या है, डी। तो पहले उसको डी तो आप कर ही लीजिए, फिर एक यहाँ पे काट दीजिए। उसके बाद है 2, यहाँ 3 ऑप्शन और बचे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि अब स्नैक को देखिए, स्नैक किसके साथ में आता है, अगर आप देखें तो स्नैक का रिलेशन किसके साथ है, इसको सोचिए आप, कुछ आपको लगेगा कि क्या सही है। तो इस रेप्टाइल्स का क्या है, रेप्टाइल्स में आपका स्नैक भी आता है
और आपका क्रोकोडाइल भी आएगा, ठीक है। लेकिन जो क्रोकोडाइल और अगर आप यहाँ पे एक और बर्ड्स देख रहे हैं तो बर्ड्स कहाँ पे आएंगी, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो बर्ड्स का जो फेदर होता है, जो पंख होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे ये बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, देख रहे हैं, तब जाके यहाँ बर्ड बनी है, डायरेक्टली तो यहाँ पे हुआ नहीं है। और उसके बाद आपका मान लीजिए बी बर्ड हो गया, और रेप्टाइल्स का क्या है, स्नेक है और टर्टल बचा है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इस तरह से आपको यहाँ पर मिलेगा, आगे मैंने कहीं दिखाया होगा, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। जैसे यहीं पे देखिए, इसी में दिया हुआ है फिगर में, इसी फिगर में दिया हुआ है ना कि किस तरीके से ये है, फीदर्स है, यहाँ पे बर्ड है, ये जो क्रोकोडाइल से आया है, फिर ये मैमल्स एकदम अलग है, स्नेक जो है यहाँ पर एक अलग शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। ए क्या होगा, टर्टल, बी होगा बर्ड, सी होगा स्नेक और डी होगा मैमल्स। तो ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे एक मैंने इसलिए इसको किया है, जो आपको बार बार बोल रही थी कि यूकैरिया और आर्किया और इस तरह से, या एक कॉमन एंसेस्टर इन दोनों से निकले, तो देखिए इनमें चेंजेस ज़्यादा आए हैं यूकैरिया में, लेकिन इन दोनों में कम है। लेकिन डीएनए की वजह से, चूंकि इनका डीएनए सीक्वेंस कहीं ना कहीं से कुछ मैच कर रहा है, डीएनए लेवल पे कुछ सिमिलरिटीज है, इस वजह से इनको एक कॉमन दिखाया जा रहा है और बैक्टीरिया को अलग दिखाया जा रहा है, यही बताने का मतलब था, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे डिफरेंस को आप अगर ये स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या यहाँ पे, यही मुझे बताना था कि जैसे हिस्टोन एसोसिएटेड विद, यहाँ पे देखिए तो ये दोनों में सिमिलरिटीज़ नज़र आ रही है ना। फिर आरएनए पॉलीमरेज को लेके आपको डीएनए की जो है सिमिलरिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आर्किया और यूकैरिया आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से उनका रिलेशन क्लोज का है। अब ब्रांच लेंथ हमेशा क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है, ठीक है। जैसे ये अगर देखें तो यहाँ पर जो एंसेस्टर हैं वो पैलियोजोइक के हैं, जैसे इधर, फिर इतने के हैं मीजोजोइक के, और इस तरह करके सीनोजोइक के हैं, जहाँ पे कि कौन इवॉल्व होता है, ह्यूमन और माउस। और यही कारण हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग क्यों जो भी रिसर्च करते हैं माउस पे क्यों करते हैं, क्यों नहीं हम फ्रॉग पे करते हैं, चिकन पे करते हैं, जबरा पे करते हैं, जबरा फिश पे, इसीलिए क्योंकि इनके एंसेस्टर मानते हैं हम कॉमन है, इन दोनों के डीएनए में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, इसी वजह से हम माउस पे करके देखते हैं, ताकि हम ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि अगर ह्यूमन पे ये चीज़ अप्लाई की जाती है तो क्या होगा। इसीलिए फाइलोजेनेटिक ज़रूरी है रिसर्च के काम के लिए भी, कि हम उस पर रिसर्च कर सकें हाइपोथेसिस बना के। जैसा क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वैसे ही देखिए ये भी एक है, सारे कैरेक्टर के ही बेसिस उसी के ऊपर है कि क्या किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे सीधे सीधे आपको स्टेटमेंट पढ़ना और सही करना है। आप क्या कह रहे हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये क्या कॉमन कैरेक्टर शो करते हैं। देखिए एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स, इनके एंसेस्टर कॉमन है, बिल्कुल है। ये देखिए कॉमन इनके भी हैं, इनके भी हैं, इनके भी हैं, इनके कहीं ना कहीं एक जगह तो कॉमन है ना, सबको पूछ रहा है, तो सबके एंसेस्टर, ऐसा तो हम नहीं कह सकते इनकी कि इनके एंसेस्टर कॉमन नहीं हैं इनके एंसेस्टर कॉमन जब, ठीक है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट रहा एक। और बर्ड्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। बर्ड्स क्या होती हैं, क्या पूछ रहा है, बर्ड्स ज़्यादा क्लोज है रेप्टाइल्स के रिलेटेड टू देन टू मैमल्स, नहीं। बर्ड्स क्या हैं, बर्ड्स देखिए एक नोट से जो आए होंगे दो, वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा करेक्टर शो करेंगे, न कि जो दूसरे नोट से गए हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाती है। कार्टिलेजिनस फिश आर एंसेस्टर ऑफ एम्फीबियंस, क्या वो एम्फीबियंस के एंसेस्टर है, तो एम्फीबियन के एंसेस्टर कैसे हो सकती हैं, ये तो यहाँ पे कार्टिलेजियस फिश आ रहा है और एम्फीबिया तो यहाँ आ रहा है, तो ये यहाँ पे तो इनका कुछ और है। अगर इनके एंसेस्टर कैसे हो सकते हैं, ये तो इन्हीं के पैरेलल में है, ये ऊपर है ये नीचे, यानी इनका एक कॉमन एंसेस्टर कोई और है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत। लैम्प्रे एंड मैमल्स आर नॉट रिलेटेड, क्या लैम्प्रेज और मैमल्स एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं कैसे हैं, इनके एंसेस्टर को लेके हैं, जो यहाँ से इसके भी कॉमन है और कहीं ना कहीं इसके भी कॉमन है, ठीक है।
तो यहाँ कह रहा है रिलेटेड नहीं है, तो ये बात गलत है। तो सही कौन सी हुई? पहली हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, वो कौन सा है? ये देखिए वही सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, ये मैंने इसलिए यहाँ पे स्लाइड पे डाला हुआ है ताकि आपको रेडीमेड मिला रहे और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए पढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो जून 2015 में आया है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉलिक्यूलर टूल फॉर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। यहाँ पे जो सबसे मॉलिक्यूलर टूल कौन सा होता है, जिससे टूल यानी हथियार जिससे हम लोग फाइलोजेनेटिक का एनालिसिस करते हैं? तो पहले तो आप ये जान ही लो कि ज़्यादातर जो है आपको देखने को राइबोसोमल डीएनए ही मिलेगा। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और राइबोसोमल में, अगर ये दोनों एक साथ आता है तो राइबोसोमल आरएनए ही होगा, ठीक है। और डीएनए भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल दोनों ही हो सकता है, ए और सी। कहीं कहीं ऐसे दिया हुआ है किसी किसी केस पे, किसी में वो है तो जेनेटिक ही मटेरियल। अब आते हैं नेक्स्ट 123 मैंने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं 125 पे। 125 पे ABCDE करके देखिए एवोल्यूशनरी पाथ है, यहाँ पे मिलियन ईयर्स एगो दिया हुआ है, ठीक है। इसके आगे और स्टेटमेंट है, आपको बताना है AE ये सारे हैं क्या। तो यहाँ पे एक और इसका इस तरह से हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको जानना होगा कि ये होमो इरेक्टस, होमो हेडेलबर्जेनेसिस, नियंदरथल और डेनी सोवेन और होमोसैपियंस, ये चार हैं। तो इनका आपको पता होना चाहिए कि सबसे नया कौन है। जैसे होमोसैपियंस सबसे लेटेस्ट है, तो ये तो आप जान ही जाओ ई है। उसके बाद अगर आप ये जानोगे कि ये बीच के जो तीन हैं कहीं ना कहीं से ये क्या है, सबसे प्रीवियस नहीं दिख रहे हैं, सबसे पुराना आपको पता होना चाहिए होमो इरेक्टस है। तो सबसे पहले कौन आया था? यहाँ ईयर्स को देखिए, सबसे पहले होमो इरेक्टस था, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इवॉल्व हुआ होगा। तो यहाँ पे आपको कैसे पता लगाना है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया होगा, उसके बाद कौन आया होगा, उसके बाद कौन आएगा। तो ये रटने वाली चीज़ है, ये अगर आपको पता रहेगी तो यहाँ पे आप ऐसे ऐसे देख के बता पाएंगे कि कौन है। यहीं पे देखिए यहाँ पे एक ऐसा दिया हुआ है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए और भी बनाया, यहाँ पे लगाया है ये फिगर। देखिए होमो इरेक्टस अगर यहाँ देखें तो 2.5 मिलियन ईयर्स एगो है। उसके बाद अगर आप देखें होमोसैपियंस को तो वो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट आपको 0.5 पे मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये हैं जो आपको बीच में दिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसको आप और अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। द टाइम लाइन फॉर सम सिलेक्टेड होमिनिन स्पीसीज़, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो जून 2040 में क्वेश्चन आया है। ये भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। पहला स्टेटमेंट है क्या, इसके आगे भी और सारे हैं वो अभी मैंने दिखाऊंगी। स्पीसीज सेपरेट बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल निक एंड देयर प्रेजेंस इन डिफरेंट हैबिटाट और एनवायरनमेंट की बात कौन कर रहा है? यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने बार बार बोला है, जहाँ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मॉलिक्यूलर आ जाए तो आप तो ये मान ही लो कि यहाँ फाइलोजेनेटिक का बात कर रहा है, ठीक है। यानी अगर आप इसके अगले वाले में जाएंगे तो आप ऐसे ही देख लो फाइलोजेनेटिक किस में आ रहा है, तो आ रहा है आपका किस में आ रहा है, बी वाला था ना, 2 में यहाँ पे दिखा रहा है, क्यू में मतलब, तो ये वाला होगा। ये दोनों तो यानी ऐसे ही आप काट दो। उसके बाद क्या दिखा रहा है, अगर अब एक क्या था इसमें, स्पीसीज आर डिस्टिंक्ट इफ़ दे आर रिप्रोड्यूसडक्टिवली आइसोलेटेड। तो हम लोग फाइलोजेनेटिक पढ़ रहे हैं ना, तो इसी का क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। फाइलोजेनेटिक हमेशा इवोल्यूशन को बताता है। तो फाइलोजेनेटिक trees and analysis of ancestry serve to differentiate species, ठीक है। तो एवोल्यूशनरी वाला कौन सा दिखा रहा था इन दोनों में, ये दिखा रहा था, तो कौन सा सही होगा, बी सही होगा, ठीक है। ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब इसमें भी क्या है, फाइलम्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को लेकर इसमें है। रेडिएटा और किस फाइलम में होता है आप देख के बता सकते हैं। फिर यहाँ ऑर्थोपोडा जो है इनके साथ में और कौन एक ही साथ में था, ठीक है, जो इवॉल्व हुआ था। फिर कोआर्डेटा के साथ साथ क्या इवॉल्व हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, ये आप खुद भी कर सकते हैं, आप कीजिए। इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके आगे वैसे ही दिया हुआ, अगर इसको भी देख के आप समझ जाएंगे तो। उसके बाद ये लग रहा है रिपीट हो गया है। अब यहाँ भी देखिए क्वेश्चन एक आया हुआ है,
जो कि बता रहा है कि क्या बता रहा है, इसमें एक ऐसे डायग्राम बता दिया और पूछ रहा है कि इन चारों में कौन से सही होंगे। तो ऐसे भी अगर आप ज़्यादा नहीं भी दिमाग लगाएंगे तो सब जगह जीन्स की बात कर रहा है, तो हमेशा हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र की वो बात कर रहा है, ठीक है। लोकलाइज एक्सटेंशन कुछ और होता है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, पॉलीप्लॉइडाइजेशन, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। यहाँ पे जीन्स की बात हम लोग उतनी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बिना ज़्यादा दिमाग लगाए सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक है जो कि आपका जून 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर आप यूँ देखें तो देखिए, बी ब्लू कलर है, आर रेड है, आर रेड है, ब्लू है, ब्लू है, रेड है, रेड है, रेड है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लू कितने हैं, 1 2 3 दिख रहे हैं, बाकी यानी 3 आपको क्या दिख रहे हैं, ब्लू दिख रहे हैं, और रेड कितने दिख रहे हैं, 5 रेड दिख रहे हैं। ये बात तो समझ में आई, कहीं ना कहीं रेड की संख्या ज़्यादा में है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल स्पीसीज वॉज ब्लू। रेड इवॉल्व इंडिपेंडेंटली 5 टाइम्स। तो इंडिपेंडेंटली कहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर ये एक देखें तो फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 ही बार तो यहाँ पे कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे 5 दिखा रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ 1 2 ऐसे 3 ही दिखा रहा है ना करके। और क्या कह रहा है कि द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल 8 स्पीसीज वॉज ब्लू। जितने भी हैं उनके कॉमन एंसेस्टर ब्लू हैं, और रेड जो है वो 4 टाइम्स जो है वो क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है। तो इसमें कॉमन आंसर पहले तो ऐसे ही आप सोच लो कि जो ब्लू है उस की संख्या कम है, आर की ज़्यादा है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जो ब्लू है वो जितने भी 8 स्पीसीज़ हैं वो ब्लू ही हैं, ठीक है, से हुए हैं। अब जैसे इसमें अगर ब्लू को आप देखें तो इंडिपेंडेंटली कितने बार इवॉल्व हो रहा है, देखिए यहाँ पे कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, ठीक है, 2 बार। यहाँ पे एक हम लोग देखें, ये एक ये नोड है तो यहाँ से बी हुआ, और एक ये नोड यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है। उसी तरह अगर हम इसको देखेंगे रेड को, तो रेड कितनी बार हो रहा है, 1 बार ये, फिर इसके ऊपर 2, फिर इस तरह से जो है 3 1 4 इस तरह करके, ठीक है। तो 2 वाला कहाँ पे है ऑप्शन में, आपको 4 में दिख रहा है ना रेड, जो कि रेड नहीं, सॉरी, 1 मिनट, इसको अच्छे से आपको करना पड़ेगा स्टडी। तो यहाँ पर देखिए आंसर जो रहेगा आपका क्या रहेगा, इसको अच्छे से पढ़ना होगा। द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ ऑल 8 स्पीसीज़। तो ये जो है A B C D ये सारे स्पीसीज़ की बात कर रहा है, और एक एक स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। जो इसमें ब्लू है वो कितनी बार इवॉल्व हुआ है, अभी मैंने बताया 2 बार, तो इन चारों ऑप्शन में 2 बार कहाँ दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है। तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ ये भी पढ़ते हैं 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तब भी आप इसको सही कर लेंगे। तो देखिए कौन कितने बार इवॉल्व हुआ है, ठीक है। अगर ब्लू 3 टाइम कहें तो 3 टाइम नहीं कहेंगे, इसको 2 ही टाइम कहेंगे, क्योंकि यहाँ एक नोट से हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अब यहाँ रेड अगर हम 4 कहते हैं तो 4 कैसे कहेंगे, 1 2 3, ठीक है, 4, लेकिन सारे जो हैं ब्लू हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे 4 टाइम्स मान ली दिखा भी रहा है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि उनके ब्लू ही हैं, ठीक है। और ज़्यादातर 8 स्पीसीज़ के कॉमन एंसेस्टर कौन होंगे, रेड ही होंगे, कि रेड की संख्या ज़्यादा है। क्या रेड 5 है, फिर इसको हम देखेंगे 1 2 3 4 ही है, ठीक है। तो इस तरह करके हम देख रहे हैं कि डी वाला हमें क्या लग रहा है, ज़्यादा सही लग रहा है। इसको बहुत आराम से आप करेंगे, जब खुद समझेंगे तो और आप जल्दी से इसको कर पाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। इसको आप पॉज करके अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, जून 2018 में आया हुआ है, ये प्लांट्स का है, एनिमल्स के भी 2 हैं। इसको आप देखिए, इसको ये भी रटने वाला है कि कौन कौन से एल्गाज जो हैं वो एक जैसा कैरेक्टर्स, उसी के बाद आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए
ये भी प्लांट से रिलेटेड है, जून 2016 का है। हॉर्न वॉट्स जो होते थे एंथोसेरा, जो सींग की तरह होते थे, मैंने अभी ब्रायोफाइटा पढ़ाया था तो आपको पढ़ाया था। उसमें क्या होते हैं, एम्ब्रियो बनना शुरू होता है। फंड्स जो होते हैं टेरिडोफाइटा, उसमें मैंने क्या बताया था, जाइलम और फ्लोएम होता है। और पाइन्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म, जिसमें सीड आना शुरू होते हैं। और ओक जो होता है एक तरह से जिम्नोस्पर्म होता है, और जिम्नोस्पर्म में क्या होती है, फ्लावर्स आते हैं। तो ये इसको अगर आप सारे करेक्टर्स जानते होंगे तो ये चारों में भी जो आप देखेंगे सही कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है। और 2015 का जून का एक क्वेश्चन है, जिसमें कि ये रिपीट हो गया, ये मैंने पहले भी बता दिया है। फिर यहाँ पर भी जो है ये क्वेश्चन भी आप देख के करिए, प्लांट का ही है। इसको बताइए देख के क्या हो सकता है। या फिर ऐसे भी देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा समझने वाला है, समझाते हैं हम लोग इसको, कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है। वो क्या करती है, डायरेक्टली फॉसिल रिकॉर्ड को रीड करती है। ठीक है, एक ये चीज़ बताया है। फिर ये बताया है कि इसमें जो मॉस का लीनिएज जो है, ये मॉसेस का, वो डेवोनियन है, ये बता रहा है। कहीं ना कहीं से आंसर शुरू हुआ है। फॉसिल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ मैक्सिमम एज बताते हैं या मिनिमम बताते हैं। ठीक है, तो इसको लेके आपको बताना होगा। तो जो क्या होते हैं, ये आपका 2015 का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन होगा शायद, मैंने इस पर लिखा नहीं है। तो इसमें देखिए, जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है वो हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली फॉसिल रिकॉर्ड को लेके नहीं बता सकते हैं। ठीक है, फाइलोजेनेटिक ट्री बनानी होती है, उसके बाद ही समझ में आता है उसके साथ और कौन इवॉल्व हुआ था। फॉसिल रिकॉर्ड आपको किसी एक के बारे में बता देगा, लेकिन वो किससे आया, ठीक है, और फिर वो किससे आया ये नहीं बताएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मॉस का अगर यहाँ देखें तो इस पीरियड में हो रहा है शुरू लीनिएज बनना, तो ये भी सही है। और उसके बाद जो है ये मिनिमम एज बताता है, न कि मैक्सिमम एज बताता है। तो इस हिसाब से आपका कौन सा सही है, बी सही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में आया हुआ है, पैराफाइलेटिक ट्री। पैराफाइलेटिक ट्री के लिए मैंने एक यहाँ पहले इसको बता दें, उसके बाद आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक ग्रुप है, तो एक ग्रुप के ये क्या है, कॉमन एंसेस्टर हैं, और साथ में ये डिसेंडेंट्स हैं, मतलब एक ही फैमिली के ये हैं सारे। ठीक है, तो ये तीनों एक ही ग्रुप के यहाँ से हैं, इनका कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे कॉमन है। देखिए क्या दिया है, अ मोनोफाइलेटिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एन एंसेस्ट्रल स्पीसीज एंड ऑल ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स। तो इनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा, और जितने भी एक के जितने भी निकले हैं ये सारे की अगर बात करते हैं इसमें, तो ये हो गया ग्रुप 1। और पैराफाइलेटिक में क्या है कि इसमें क्या बता रहा है कि Group second is paraphyletic, meaning that it consists of ancestral species but some of its descendants DEF। तो यहाँ पे देखिए, अगर 2 को लेकर अगर हम सबकी बात करते हैं, लेकिन वो G को छोड़ दे रहा है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किसको बता रहा है, DEF को बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और इसमें क्या है, ये है आपका पॉलीफाइलेटिक है। तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें ये बता रहा है कि 2 को लेके कर रहे हैं, 2 इसमें एंसेस्टर आ गए हैं। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि सम ऑफ इट्स मेंबर हैव डिफरेंट एंसेस्टर। अभी तक हम लोग एक एंसेस्टर पढ़ते थे मोनो में और पैरा में, जबकि इसमें एंसेस्टर आप क्या पढ़ रहे हैं, अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ 2 आ गए। और क्या कह रहा है कि ABC ये कॉमन एंसेस्टर कर रहे हैं, जबकि D का एंसेस्टर कोई दूसरा है, जबकि इन सब में इनका एंसेस्टर एक कॉमन था। तो इस तरह को हम लोग पॉलीफाइलेटिक बोलते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, और वो क्वेश्चन जो अभी मैं डिस्कस कर रही थी वो है इससे जस्ट पहले वाला है ये। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि कंटेन्स अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। फाइलोजेनेटिक अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म बताता है, ऐसा तो नहीं है, अनरिलेटेड तो नहीं बताता है। ये क्या करता है, मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर को बताता है, लेकिन सारे इनको नहीं बताता। तो यहाँ एंसेस्टर एक ही है। ठीक है, और तो ये थोड़ा सही लग रहा है, थोड़ा क्या यही सही है। और इंक्लूड्स ऑल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ए क्लेड बट नॉट द मोस्ट रिसेंट कॉमन।
तो ये तो रिसेंट कॉमन के ही बारे में आपको बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 क्या कह रहा है, कंटेन ऑल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ये, तो ये जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये तो मोनोफाइलेटिक हो जाएगा, ठीक है, कि एक का एक कॉमन बता रहा है। तो इस हिसाब से ये आपका सही है अगर इस फिगर को देखें कि कॉमन एंसेस्टर एक है लेकिन सारे डिसेंडेंट्स को लेकर वो नहीं बता रहा है, ठीक है। तो और भी एक दो कॉन्सेप्ट है जो कि इसके बाद जब वीडियो बनाऊंगी फाइलोजेनेटिक ट्री में उसमें डिस्कस करूंगी। और थैंक्स आप सभी का मेरी इस पूरी वीडियो को सुनने के लिए। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अगर आपको पसंद आता है तो। और इसको फिर से आप अच्छे से एक बार से देख लीजिएगा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।